मेरा नाम कुंदन यादव है। ये मेरी कहानी है जो किसी की नहीं होनी चाहिए। मैंने जूही को नहीं मारा। कैसे मारता, क्यों मारता? इस कुंदन ने ही हमारी बेटी जूही का कत्ल किया है। मरने से 2 दिन पहले जूही का फोन आया था, कह रही थी कि वो किसी से भी शादी कर लेगी लेकिन कुंदन से हरगिज नहीं। ये जो कुंदन यादव है ना, बड़ा शातिर है। आपको पता है उसने हमें बताया नहीं कि उसके और जूही के बीच में टेंशन चल रही थी। हमें क्राइम सीन पर कुंदन का बटुआ मिला। हर खूनी की तरह उसने भी ये एक गलती की। कत्ल करने से पहले कुंदन ने जूही का रेप किया था। जुर्म कबूल करने के बाद उसने हमें वो जगह भी दिखाई जहाँ पर उसने जूही के मोबाइल को फेंका था। वो मोबाइल हमने बरामद कर लिया। जूही रैया को न्याय मिले, जूही रैया को न्याय मिले, जूही रैया को न्याय मिले। नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं था। और ये जात पात की बात कहाँ से बीच में आ गई? इन्वेस्टिगेशन ठीक वैसी ही हुई है जैसे होनी चाहिए। हम चार्जशीट दाखिल करने जा रहे हैं। कुंदन यादव ही हत्यारा है। जूही दैया की खास फ्रेंड प्रिया ने बयान भी दिया है। कुंदन और जूही का ब्रेकअप हो चुका था। जूही कुंदन से शादी नहीं करना चाहती थी। उन दोनों का बैंक में जॉइंट अकाउंट था जिसमें सारे पैसे कुंदन ने ही डलवाए थे और कुंदन को वो पैसे वापस चाहिए थे। मॉर्निंग वॉक के लिए निकल ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। हमने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कुंदन था। कुंदन ने बताया कि जूही के साथ कुछ गलत हुआ है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। हमें एक बात बहुत अजीब लगी कि सिर्फ सामने का दरवाज़ा ना खुल पाने की वजह से इस कुंदन को कैसे पता चला कि जूही के साथ कुछ गलत हुआ है। हमें तब भी यही लगा था कि ज़रूर कुंदन ने कुछ किया है। नहीं, हमारा बेटा खूनी नहीं है। वो जूही से बहुत प्यार करता था। पुलिस वालों ने खूब पीटा है उसे। कुंदन जूही को मार ही नहीं सकता। हमने कोई जुर्म कबूल नहीं किया। हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। जूही दहिया के मर्डर के लिए कुंदन यादव की गिरफ्तारी में इस आदमी की खामोशी अहम रही थी। ये उस मर्डर के बारे में जानता था लेकिन किसी के सामने एक शब्द नहीं बोला। चुप रहा, जैसे कि आगे भी कई बार चुप रहने वाला था उन वारदातों के बारे में जो अब होने जा रही थी। एक हमला होने वाला है धनबाद जिले के कैरीगंज गांव के एक घर में। यह गांव धोलकापुर से दूर नहीं है जहां जूही दहिया का कत्ल हुआ था। चार जून 2018 की रात हुए इस घातक हमले में रामानुज तिवारी, उसकी पत्नी साधना तिवारी और छोटा बेटा कृष्णा तिवारी तीनों मारे गए। रामानुज और साधना का बड़ा बेटा दर्पण गंभीर रूप से घायल हुआ था पर सांसें चल रही थी। ये कृष्णा है, छोटा बेटा।
रामानुज का किराने का दुकान था साहब। हर रोज दुकान खोलने से पहले हमारे यहाँ आता था और अम्मा से मिलकर जाता था। आज जब मिलने नहीं आया तो हमने देखने के लिए योगेश को भेजा था साहब। हमने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। फिर देखा पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आकर देखा तो हर जगह खून और ये चारों पड़े हुए थे। पुरुषोत्तम और योगेश, तुम दोनों भाई एक साथ रहते और रामानुज यहाँ पे अकेला रहता था? हमारा घर बस बगल वाला है साहब। रामानुज ने ये वाला खरीदा और यहीं से अपनी गृहस्थी शुरू कर लिया। हमको तो नहीं पता साधना घर पर क्या क्या रखती थी, शालिनी को पता हो शायद। मैडम, यहाँ पर बहुत सारा नगद और गहना रहता था। तुम्हें कैसे पता शालिनी? हम और साधना मिलकर गांव की औरतों के लिए ग्रुप चलाते हैं। कौन सा ग्रुप? चिट फंड जैसा। अगर गांव की औरतों को लोन की ज़रूरत हो तो फिर वो गहना गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं और सूद समेत लौटाना भी पड़ता है। पिछले 1 साल से साधना हमारी अध्यक्षा थी। नगद से आई हुई सारी किश्तें वही रखती थी मैडम। ये नगद और गहने मिलाकर कितना हुआ होगा? गहना का तो 2 लाख होगा मैडम। साधना के बदन पर हमेशा बहुत गहने होते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। मंगलसूत्र, कंगन, झुमके सब गायब है। शालिनी, ये नगद कितना होगा? हमारा ग्रुप का तो कुछ मिलाकर 3 लाख होगा और उसका खुद का कितना वो हम नहीं बता सकते। सर, ये भी इसी घर के कंपाउंड से मिला है। पता करो ये घर किसका है। सर, ये इनका घर है। क्या काम चल रहा है घर में? बढ़ाई का काम चल रहा है। कुछ कुर्सियां हैं, मेज है और एक अलमीरा। ये हथौड़ा और ये कटर आपके मिस्त्री का है? पता नहीं साहब, उसी से पूछना पड़ेगा। रामानुज तिवारी, उसकी पत्नी साधना और उसके छोटे बेटे कृष्णा, इन तीनों के मर्डर के मुख्य संदिग्ध हमारे सामने थे। रामानुज का बड़ा भाई पुरुषोत्तम और छोटा भाई योगेश। 4 जून 2018 की रात को हुए स्टेपल मर्डर केस का क्या 2 साल पहले हुए जूही दहिया रेप एंड मर्डर केस से कोई ताल्लुक था? यह हमें उस वक्त तो नहीं पता था, पर ताल्लुक था जरूर, और वो भी काफी गहरा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए कुंदन। हम नहीं देंगे। हम कोई चॉइस नहीं दे रहे तुम्हें, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आप लोग हमारे फिंगरप्रिंट्स लेके जूही के सारे घर में छाप देंगे और हमारे खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करेंगे। तुम्हें प्रिंट तो देने ही होंगे कुंदन, और अगर नहीं दिए तो हम उंगलियां तोड़कर भी प्रिंट निकलवा लेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं देंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये तो अंदर चला गया। लड़का लकी है कि उसकी बाईं आंख बच गई। खतरे से बाहर है आप? फिलहाल के लिए तो हाँ, मगर आपसे बातचीत करने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। ये बच्चा कृष्णा और उसके पिता रामानुज दर्पण की तरह लकी नहीं थे। किसी हेवी ऑब्जेक्ट से वार हुआ है, दोनों के सिर पे 2-2 बार। हमें क्राइम सीन से एक हथौड़ा मिला जिस पर खून के निशान थे। हथौड़े से वार की पॉसिबिलिटी है। ये औरत साधना, इसके सिर पे भी 3 बार हुए। डॉक्टर, जिस हालत में हमें मिली तो यू आर करेक्ट, रेप हुआ है। रेप कत्ल के पहले हुआ होगा या बाद में? ये कहना जरा मुश्किल है। इसके हाथों पर, खासकर इसके नाखूनों में झड़प की कोई निशानी नहीं मिली। हो सकता है कि रेप के वक्त ये होश में नहीं होगा। दर्पण का मामा जगदीश आया हुआ है, वो दर्पण के साथ ही रहेगा। हमारे 2 कांस्टेबल भी 24 घंटे दर्पण की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि शायद दर्पण ने हत्यारे को देखा होगा। बंसीलाल, तेरे ही है ना ये? जी हाँ, वो पुरुषोत्तम भाई के घर पे काम चल रहा है ना, तो काम करने के बाद औजार वहीं पर छोड़ देते हैं। तेरे इन औजारों में से इस हथौड़े से 3 कत्ल हुए हैं और एक बाल बचा है। हमने सुना, पुरुषोत्तम भाई ने बताया। और क्या क्या बताया पुरुषोत्तम भाई ने? कितने पैसे दिए इस काम के? मैडम, हमने कुछ भी नहीं किया। देख, रोना धोना नहीं, हाँ? नाटक मत कर, बोल जल्दी। कितने का सौदा किया? अकेले मारा तूने?
हम सच कह रहे मैडम, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। रामानुज हमारा छोटा भाई था और हमारे बड़े भैया थे। हथौड़ा मेरे घर के पीछे मिला है तो सब कुछ आप हम पर ही थोप देंगे क्या? हमारे भी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दर्पण और कृष्णा के जैसे। हम सब एक ही परिवार से हैं साहब। सिर्फ हथौड़ा नहीं मिला, कटर भी मिला, जिससे शायद दरवाजे की कुंडी काटी गई हो। तो कहना क्या चाहते हैं? 2 हफ्ते से घर में कारपेंटरी का काम चल रहा है, उसी का औजार रहा होगा, और खुद के भाई और उसके परिवार को खत्म कर दें, ऐसे वैसी नहीं है हम लोग। और उतने बेवकूफ भी नहीं कि अपने घर पर पड़े औजारों को इस्तेमाल करें और उन्हें छुपाने के बजाय अपने ही घर के पीछे फेंक दें। औजारों के साथ साथ बंसीलाल का भी इस्तेमाल किया होगा तुम लोगों ने। कितने पैसे दिए उसे? कुछ भी नहीं पता मेरे। बंसी, ये रोने धोने काम पर कोई असर नहीं होगा, जल्दी बोल सब कुछ। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है मैडम। तू रात भर कहाँ था दिवाकर? सच सच बता, कहाँ था? प्रशांत के घर थे भैया, पी रहे थे हम। तू पूरा रात वहां था? सच बोल रहा है? झूठ क्यों बोलेंगे भैया, वहीं सो गए थे। जब सुबह वापस आए तो पता चला इस कांड का। ये ले कल्पना, 20,000 है। 6 महीने बाद तू 25 लौटाएगी। और यहाँ दस्तखत। पर साधना दीदी, पिंकी से तो आपने 4,000 रुपए सूद लिया था, तो फिर हमसे 5 क्यों? वो पिछले साल था कल्पना। अब तूने 5,000 जमा किए थे, उसका ब्याज भी तो तुझे ज्यादा मिला था ना। हर साल ब्याज में थोड़ी थोड़ी बढ़त होती रहेगी। ये हमारे 5,000 और इन्हें खाते में जमा कर लीजिए। ये जो चला रखा है ना तूने, सब देख रहे हैं हम, अंधे नहीं है हम ललिता। हमने कुछ नहीं चला रखा है साधना, बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो हम पे। हमारे पति के पिछले 6 महीने के पैसे जो बकाए थे वही दिए आज फैक्ट्री में, उसी में से 5,000 जमा किए हमने। हम पैसे की बात नहीं कर रहे ललिता। क्या क्या बोलना चाहती हो तो? तेरा मुंह ना तेरे पति तक ही रख। हमारे पति पर मारने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा, बता रहे हैं हम। हमारे भी सुरमा गांव में घूमते रहते हैं और खबर रखते हैं कि कैसे मटकती रहती है तू उनकी दुकान पर। अरे कैसी हो ललिता? महीने में कई बार राशन भरी जा रही है तेरे घर में, ऐसी भी भूख किसे लगती है तेरे घर पे? अपनी गंदी जबान पे लगाम दो साधना। तू अपनी गंदी हरकतों को लगाम दे पहले। ये कोई पहली बार चेतावनी नहीं दे रही हूँ तुझे। कुतिया की दुम है कि सीधी नहीं होती है। क्या नाप बोले जा रही भाभी? अनाप शनाप कर रही है तेरी ये भाभी। जो तेरी ललिता भाभी है ना, कोई दूध की धूली नहीं है। इसने तेरे धनीराम भैया से शादी इसलिए की है ताकि सालों की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सके, मेरे पति को वश में करने की। साधना, तुम्हारे शकी दिमाग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम जो भी गंद बकती रहोगी हम सब चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे। तेरी बीमारी क्या है ना तू ही जाने, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। और दिवाकर, आइंदा हम पर हाथ उठाने से पहले अपने भाभी को भटकने से रोक। लगता है तेरे भैया और तुझसे ये संभलती नहीं है। चल चल दिवाकर, जाने दे, ये तो भौंकती रहेगी। तुम होता कौन है हमको मिलने से रोकने वाला रे? दर्पण तुम्हारा भांजा है तो हमारा भतीजा भी है, समझे? जितनी फिक्र तुमको है ना उतनी फिक्र हमको भी है। अगर इतना ही फिक्र है ना तो घर जाइए और जितना फिक्र करना कीजिए, हम रोकेंगे नहीं, पर यहाँ ड्रामा मत करिए। ड्रामा कौन कर रहा है? देखिए आप लोग यहाँ शोर मत कीजिए, हॉस्पिटल है, बच्चा अंदर सो रहा है। इसको यहाँ रुकने का हक किसने दिया है साहब? हम एक बार अपने ही बच्चे से मिल नहीं सकते? फिलहाल बच्चे से मिलने की किसी को भी इजाजत नहीं, और वैसे भी बच्चा सो रहा है, आप मिलके क्या करेंगे? घायल है बच्चा। जगदीश, अगर बच्चे को गलत पट्टी पढ़ाने की कोशिश भी की है ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा डर काहे है भाई? काहे इतना डर है? इसका मतलब तुम लोगों के दिल में खोट है। जिया जी के सर पर कितना नाचे हो ना तुम लोग, हमको सब मालूम है। और ये मत समझना कि दुनिया अंधी बहरी गूंगी और बेवकूफ है, पर हमको ये भी मालूम है कि इस कांड के पीछे कौन है और काहे के लिए है। तो तकदीर ने दर्पण को बचा लिया है, मालूम है काहे को? काहे कि सच्चाई सबके सामने आएगी, बुझे आप लोग? हमारे तीनों बेटों में जमीन को लेके अनबन थी साहेब, लेकिन खून तो एक ही था ना। आप लोग कोई ढंग का छानबीन नहीं कर रहे, बस यही ढूंढ रहे। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा आपके घर के पीछे से ही बरामद हुआ है मलती जी, और अब तो सारे गांव वाले भी बातें कर रहे हैं जमीन के मसले के बारे में। तो गांव वालों ने आपको ये नहीं बताया कि रामानुज भैया जब सुबह अम्मा को मिलने आते थे सबसे पहले हमारे हाथ की चाय पीते थे। हमारे बच्चे बबलू, सोनी, उनके बच्चे कृष्णा दर्पण के साथ सुबह शाम साथ खेलते थे, एक साथ सब स्कूल जाते थे। ये नहीं बताया आपको गाँव वालों ने? सब बताया। हमें यह भी बताया कि रामानुज यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से मिलने आता था। हमें यह भी बताया कि गांव के लेडीज ग्रुप में आपके ना शामिल होने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी देवरानी साधना थी। हमें यह भी बताया कि जब आपके ससुर जी का देहांत हुआ
खेतों का बंटवारा हुआ 6 साल पहले। तब से आपके पति पुरुषोत्तम और देवर योगेश, आपके मझले देवर रामानुज से बात तक नहीं करते थे। देखिए, अनबन अपनी जगह है और खून का रिश्ता अपनी जगह। अब कैसे सोच सकते हैं कि इस वजह से हम लोगों ने उन तीनों को मारा होगा? चारों को। प्लान तो पूरे परिवार का सफाई करने का था, लेकिन दर्पण बच गया। और इस बात की पूरी संभावना है कि दर्पण ने कातिल का चेहरा देखा। बंसीलाल, पानी पी ले, पी ले। अगर सच बोल के सजा काटेगा ना, तो सजा सुकून से कटेगी, और हो सकता है अदालत तुम्हारी सजा कुछ कम भी कर दे। साहब, हमने ऐसा कुछ भी। चुप चुप, फिर रोए ना, इस बार सच में रुला देंगे डंडे से। बोल बंसी। साहब, 4 तारीख की शाम अपना दिन भर का काम करने के बाद अपना सामान इकट्ठा किए और पुरुषोत्तम भाई के घर पर रख दिए। और फिर हम तो अपने घर चले गए थे साहब। हमें तो सुबह में पता चला कि वहां पर ये खून। आखिरी मौका दे रहा हूँ, बोल, पुरुषोत्तम और योगेश ने तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए? साहब, हम तो 1500 रुपए में काम करते हैं साहब। ये हमारी मजदूरी है वहां पर। तुम महज 1500 के लिए तुमने 3 लाशें बिछा दी, बलात्कार की। नहीं साहब, हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। हमने बच्चों की सौगंध खाकर गए थे, हमने कुछ भी नहीं किया। भैया, साधना भाभी के साथ बहुत गलत काम किया गया है। कहीं ये लोग दर्पण से कुछ जबरदस्ती बुलवा न ले। क्या आपको लगता है कि दर्पण आपका या मेरा नाम लेगा? क्या हुआ दिवाकर? भैया वो दर्पण, उसने हमें 2-4 बार अपनी माँ के साथ झगड़ते हुए देखा था। और तुमको डर है कि वो तुम्हारा नाम लेगा? फिर तुमने सच में सब कुछ किया है साधना से बदला लेने के लिए? और उसे अब तक बताया नहीं गया था कि उसका पूरा परिवार, माँ बाप और छोटा भाई इस हमले में मारे गए थे। कुछ लोग डरे हुए थे कि दर्पण कहीं उनका नाम न ले। शायद हत्यारे ने कभी सोचा ही नहीं था कि दर्पण बच जाएगा। खेतों के बंटवारे ने भाइयों को बांटा था, पर यह खेत की अनबन तो 6 साल पुरानी थी। इससे 3 होंगे, और वो भी बराबर बराबर। रामानुज भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका घर खेती की आमदनी से नहीं चलता है। देखो रामानुज, हम और योगेश सिर्फ खेती करना जानते हैं, और हमारा कोई अलग से धंधा नहीं है ना तुम्हारी तरह। लेकिन भैया, किराने की दुकान हमने अपनी मेहनत से बनाई है। आपसे या बाबूजी से अलग से पैसा नहीं लिया था हमने। तो साधना, हम सब खुश हैं उसके लिए, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 4 दुकानें और बनाओ। पर खेती तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। इस बात का कोई आधार नहीं है कि हमारा अपना धंधा है इसलिए हम पुश्तैनी जमीन में हिस्सा न लें। अरे कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है ये? भैया, बात कानून की नहीं है, थोड़ी सी समझदारी और दिलदारी की है। देखो रामानुज, समझदारी तो इसी बात में है कि वो जमीन हम दोनों किसानों को मिलना चाहिए। काहे कि उसी जमीन पे हम दोनों भाई मिलकर हल चलाते हैं। हमारे हिस्से की जमीन पे हम हल चलाएं या चलवाएं, ये जिम्मा हमारा है भैया। और अम्मा, बस अब और बहस नहीं करते हैं इस बात। भैया, आपने अपना घर भी अलग बनाया हुआ है, और साधना भाभी, आपको तो आपके ग्रुप से पैसे भी आते हैं। योगेश, उसका क्या लेना देना इससे? अम्मा, तुम चुप ही रहोगी कि कुछ बोलोगी भी? अरे हमारा तो ये कहना है, बंटवारा काहे करत हो? तीनों भाई मिलके खेती बाड़ी करो, और जो आमदनी होवे उसको बांट लो। तो वही तो हम कह रहे हैं, जमीन के 3 हिस्से कर लेते हैं, सब अपना अपना हिस्सा संभालें बस। ये पहले हमारे घर को अलग किया, अब खेत का बंटवारा करवा रहा है। मतलब पूरे परिवार को तोड़ रहा है ये। देखो अम्मा, ये पुरुषोत्तम भैया और ये योगेश, ये दोनों मिलके हमें ठग रहे हैं। ठग रहे हैं हम तुमको? ठग रहे हैं? अरे तो सच्ची तो कह रहे हैं भैया, हमारा हिस्सा हमसे छीना जा रहा है, तो इसे ठगना नहीं तो और क्या कहेंगे। देखो अम्मा, बात सुनो हमारी, पुश्तैनी जमीन है, किसी का पर्सनल जागीर नहीं है, सबका बराबर बराबर हिस्सा होगा।
अब कैसे? साहब अच्छा अभी भी बहुत सहमा हुआ है, हम उसको सब बता दिए। बात कर पाएगा? हाँ सर। कुछ बताया इसने? दर्पण बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। जिसने आपको ये दर्द दिया ना और आपके घर वालों को मारा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, जेल में बंद करेंगे। आप चाहते हो ना कि उसे हम जेल में बंद कर दें? आपने देखा था वो कौन है? चेहरा देखा था उसका? नीरज, इस पुरुषोत्तम को उठाओ, डंडा करते हैं इसको। उठाओ इसको। आराम से ब्रेक नहीं मार सकते हो जी? अरे भैया आराम से ही तो ब्रेक मारी है। बैठते वक्त बोले थे ना संभाल के चलाने के लिए, जनानी पेट से न है। अरे भैया कितना तो आराम से लेकर आए हैं हम आपको। हम आराम से लाए। अब एक बार हमारी बात सुन लीजिए साहब, ये दोनों मामा मामी मिलकर बच्चे का कान भर दिए हैं साहब। और दर्पण जमीन के मसले से पहले से वाकिफ था साहब। ये तो इन लोगों ने भड़काया है, आग लगाया है साहब। और बच्चे का जो हालत है आप देख रहे हैं। दर्पण ने मैं साफ साफ बताया है कि उसने तुम्हारे हाथ में हथौड़ा देखा उसे मारने से पहले। हम कह रहे हैं पट्टी पढ़ाया गया है साहब। हम अपने भाई को, खुद के भाई को मारेंगे और उसके बीवी बच्चे को भी मारेंगे। गलत फहमी है साहब आपको। सर हम अपनी मंगेतर को मारेंगे, अपनी मंगेतर को जिसे हम जान से ज्यादा प्यार करते थे। सर हम शादी करने वाले थे, हम साथ में रहने वाले थे। सर हम जूही को क्यों मारेंगे सर? हम अपनी बहन को मारेंगे साहब, अपनी माँ को भी मारेंगे साहब। कशिश हमारी सगी बहन थी, उसके साथ हम ऐसी हरकत करेंगे? दर्पण ने बस कह दिया और आपने हमारे पति को अपराधी समझ लिया। अरे 4 जून की रात को तो पुरुषोत्तम भैया कहीं निकले ही नहीं, वो तो घर पर सोए हुए थे। वो घर पर ही थे। आप बोलो तो हम कहीं भी लिख कर दे सकते हैं, जहाँ बोलो वहाँ खड़े रहकर कह सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम ने अगर कुछ किया नहीं है तो आप लोगों को डरने का कोई कारण नहीं। डरने का कारण कैसे नहीं है मैडम? आप लोग तो लॉकअप में बैठाकर डरा धमकाकर वही कबूल करवाएंगे जो उसने किया ही ना हो। सर पर मर देंगे उनके जबरदस्ती, कहानी बना देंगे कि उन्होंने ही सब कुछ किया है। पुरुषोत्तम से केवल पूछताछ चल रही है, हमने उसे मुजरिम मुकर्रर नहीं किया और ना ही ये हमारा काम है। लेकिन दर्पण ने केवल हमसे नहीं, अपने मामा और मामी से भी यही कहा है कि जिसने वार किया वो पुरुषोत्तम ही था। जब हथौड़ा से वार हुआ, सब लोग सो रहे थे, फिर दर्पण ने हमारा शक्ल कैसे देख लिया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है साहब, दर्पण दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। तो तुम जानते हो सब सो रहे थे, कैसे सो रहे थे, कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता? पुरुषोत्तम तिवारी, हम सिर्फ दर्पण के बयान के आधार पर तुम पर शक नहीं करें, हमें तो पहले से ही हम पर शक था, यही ना साहब? अरे साहब, हम तो कहते हैं कि आप लोगों को कभी हम पर शक हुआ ही नहीं, सीधा विश्वास हो गया कि ये सब हमने ही किया है। इसीलिए तो तहकीकात करने के बजाय आप लोग सीधा फैसला पर पहुंच गए। दर्पण के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं और हमारे पास कत्ल करने का कोई वजह नहीं है साहब। 6 साल पहले खेत का बंटवारा हो चुका है, 3 बराबर हिस्सा हुआ था साहब, जैसा रामानुज चाहता था। अब उसी को मारकर वो जमीन हमारा कैसे हो जाएगा? वो तो दर्पण को जाएगा ना साहब। वो तो अब जाएगा ना, क्योंकि दर्पण बच गया। लेकिन अगर वो मर जाता, जैसे कि तुम्हारा प्लान था, तब तो वो जमीन तुम्हें और तुम्हारे भाई योगेश को जाती। क्या साहब, बच्चों को मारना, अपने सगे भाई को मारना, अपने सगे भाई की बीवी के साथ बलात्कार करना,
कितना भद्दा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप हम पर अरेस्ट करके। अरे साहब, बचकाने में दर्पण कुछ बोल दिया, उसको सच मानकर आप केस बंद कर देंगे, जबकि असली मुजरिम, असली कातिल आराम से बाहर घूम रहा होगा, इसका अंदाजा भी है आपको। सर, हमने जूही को नहीं मारा है और यही हकीकत है, यही सच है। लेकिन आपने तो मन बना लिया है हमें गुनहगार साबित करने का। सर, टॉर्चर से आप हमारे शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं, कभी नहीं। और आप हमें गुनहगार साबित करके उसको जाने देना चाहते हैं, उस वैशी को जिसने हमारी जूही का नहीं सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसका रेप भी किया। अब ये बिजली का झटका देकर क्या बुलवाना चाहते हो कि हमने अपनी बहन का खून किया है, अपनी माँ का खून किया है, अपनी सगी बहन का। तुझे कोई बिजली का झटका पटका नहीं दिया जा रहा, समझा? इसे ब्रेन मैपिंग बोलते हैं। मशीन बताएगी कि तू कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। तेरे भेजे में जाकर सच्चाई पता करेगी। ले चलो इसे। सच्चाई तो ये है कि आप मार पीट कर, ये मशीन इस्तेमाल कर कर हमारी माँ और बहन का खून हमारे ही माथे पर डाल रहे हो, जो हमने किया ही नहीं है। और जो करके बैठा है उसको कोई नहीं पकड़ रहा है, वो आज भी आजाद घूम रहा है। वो लोग हमारे अपने लोग थे साहब, अपने लोग थे। आप एक बार हमको दर्पण से अकेले में बात कर लेने दीजिए। बच्चा है, बहक गया होगा। इस पुरुषोत्तम तिवारी के खिलाफ हमारे पास कुछ ठोस होना चाहिए सर। इस दर्पण का स्टेटमेंट कुछ ठोस नहीं लगता। तुम्हें भी लगता है उसे पट्टी पढ़ाई गई है, उसका ब्रेन वॉश हुआ? कहना मुश्किल है सर कि वो सच बोल रहा है या उससे झूठ बुलवाया जा रहा है, लेकिन इतना तो है कि बच्चे के मारे गए बाप और पुरुषोत्तम तिवारी के बीच की खटास ने बच्चे के दिमाग पे असर तो किया ही होगा। ये तुम किस बेसिस पे कह रहे हो नीरज? सर, वो पांडे सर, ये दर्पण के मामा और मामी जो है ना, वो दर्पण से बार बार ये कहे जा रहे थे कि ताऊ पुरुषोत्तम और चाचा योगेश की मिली भगत है। इस मामा जगदीश का कोई निजी मतलब है सब में? सर जी, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन देखिए ना, अभी बच्चा है 11 साल का और 6 साल पुराने जमीन के मसले की बात को उसके मामा मामी बार बार हथौड़ा मारे जा रहे थे। तो तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक तस्वीर सी बना ली हो कि उसके ताऊ और उसके चाचा ने उसके माँ बाप और उसके भाई की हत्या कर दी है। ऊपर से रामानुज के घर से जो गहने चोरी हुए और साधना के लेडीज फंड से जो कैश चोरी हुआ, वो भी पुरुषोत्तम के घर के पीछे नहीं मिला। तो तुम्हें लगता है कि उस एक हथौड़े को आधार बनाकर हमने अपनी सुई पुरुषोत्तम पर अटका रखी, जो वारदात में इस्तेमाल हुआ और घर के पीछे से मिला? पक्का तो नहीं कह सकते सर, और शायद हाँ, लेकिन इतना तो पक्का है कि सिर्फ दर्पण के स्टेटमेंट के आधार पर हमारी चार्जशीट मजबूत नहीं बनेगी। दर्पण की दिमागी हालत इस वक्त नाजुक है, कह सकते हैं धुंधली है। हो सकता है कि ऐसे दिमाग को एक तस्वीर दिखाई गई, किसी पुरानी दुश्मनी की तस्वीर जो बार बार दिखाई गई, जिसके चलते बच्चे के ऐसे दिमाग ने उस तस्वीर को सच मान लिया। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते कि हम उसकी देखी हुई तस्वीर को बिना सबूत के सच मान बैठे और उस तस्वीर पर अपने केस का फ्रेम चढ़ाकर इस केस के मुख्य संदिग्ध को गुनहगार मान बैठे और कील ठोककर दीवार पर टांग दें। हमारी बात सही है नीरज, लेकिन हमारे स्टेपल मर्डर और रेप केस की असली तस्वीर कौन सी हो सकती है? सर, इस केस में एक नया एंगल उभर कर आया है। साधना के पड़ोसन शालिनी नेगी ने फोन किया था। वो साधना के लेडीज ग्रुप के मेंबर भी है। उसने तो एक नई बात बताई। कोई नया एंगल बन रहा है? यस सर। मैडम, हम सब ग्रुप की औरतें बैठकर चुराए हुए जेवर और नगद का अनुमान लगा रहे थे। बैठकर सोच रहे थे कि भरपाई कैसे की जाए, तभी ये बात सामने आई। लेकिन शालिनी क्या ललिता और साधना के हस्बैंड रामानुज के बीच वाकई कुछ चक्कर था? वो हम कैसे बता सकते हैं मैडम, हमको क्या मालूम। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, ललिता के देवर दिवाकर और साधना के बीच झगड़े जरूर हुए थे। और जब ये सब कांड हुआ तब ललिता बहुत डरी हुई थी, मानो कि उसके घर पे ही कुछ हुआ हो। उसके पति धनीराम और देवर दिवाकर ने मिलकर ही कुछ किया हो। सब लोगों को ऐसा लगता है, शक है मतलब। अचानक से स्टेपल मर्डर और रेप केस की एक अलग ही तस्वीर उभर आई, पर क्या ये तस्वीर गुनहगार और उसके असली मकसद के फ्रेम में सही बैठने वाली थी, यह हमें पता करना था। हर केस में पीड़ित और संदिग्ध दोनों के इर्द गिर्द एक वर्णन, एक नैरेटिव, एक कहानी की तस्वीर उभरती है। कुछ तस्वीरें इतनी साफ नजर आती हैं कि संदिग्ध जाहिर तौर पर गुनहगार मालूम होता है, पर जब एक से ज्यादा तस्वीरें बनने लगती हैं तब यह सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी तस्वीर गुनहगार और उसके मकसद के फ्रेम में फिट बैठती है। हम भी मानते हैं कि हमारी पत्नी ललिता और रामानुज के बीच करीब का रिश्ता था और इसी को लेकर ललिता और साधना के बीच अनबन थी। उस समय तक हमको भी इस बात का डर था कि कहीं हमारा छोटा भाई दिवाकर ने गुस्से में कुछ कर तो नहीं दिया। यह क्या? हमको नहीं पता। इस साधना तो हमेशा आरोप लगाती थी कि उसके पति रामानुज ने जानबूझकर ललिता को हमसे शादी करवाया था।
ताकि वो दोनों पड़ोसी बन सके, और उनके बीच जो भी चल रहा था वो सब चलता रहे। धनीराम, मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ये हत्याएं और बलात्कार हमारे भाई दिवाकर ने की? तू अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीने बैठा था? जी सर। और वहां से तू अपने घर के लिए कब निकला? रात 1 बजे तक पी रहे थे सर, फिर सो गए और सुबह उठकर दिवाकर अपने घर चला गया कुछ 7:30 बजे के आसपास। और कौन कौन है तेरे घर में? कोई नहीं है साहब, मैं अकेला ही रहता हूँ। हो सकता है तेरे सोने के बाद दिवाकर उठकर कांड कराया हो, तुझे तो पता नहीं चलता ना? वो साहब पता चलता या नहीं चलता प्रशांत? नहीं पता चलता साहब। हमें गुस्सा बहुत था साधना भाभी पर। वो हमारी ललिता भाभी के बारे में बहुत फालतू बोलती थी, और हमारे भैया वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। प्रशांत के साथ पीने के बाद तू रात को रामानुज के घर गया कत्ल के इरादे से। तुझे क्या मालूम था पहले से कि हथौड़ा तुझे पुरुषोत्तम के घर से मिलेगा, या हथौड़ा इत्तेफाकन तुझे वहां मिल गया? सर, जब हमने साधना भाभी की लाश को देखा हम हिल गए थे। हमें बहुत गुस्सा था। हम उन्हें सबक भी सिखाना चाहते थे। बहुत भयंकर ख्याल आते थे मन में कि कुछ करें, लेकिन सर जब उन्हें इस हालत में देखा और जब मालूम चला कि उनके साथ क्या हुआ था, बहुत बुरा लगा साहब। हम डर गए थे सर। हमने कभी भी अपने मन में भी उनके लिए ऐसा नहीं चाहा था, और एहसास हुआ कि सर। अबे ओ दिवाकर, ये जो तेरे अंतरात्मा की आवाज है ना, इसको अपने अंदर ही दबा कर रख और फटाफट बोल, ये तीनों कत्ल और साधना का रेप तूने ही किया है ना? जब सब लोग कहने लगे कि दर्पण जिंदा है, तब हम डर गए थे। हमें लगा कि कहीं वो हमारा नाम ना बोल दे। मतलब दर्पण को तेरा ही नाम लेना चाहिए? नहीं सर, हमने कुछ किया ही नहीं तो वो हमारा नाम क्यों लेता? हम तो सारी रात प्रशांत के घर सोए पड़े थे। जब उठे घर आए तब पता चला कि क्या हुआ है। तो जितना झूठ बोलेगा, जितना झूठ बोलेगा उतना बुरा पिटेगा। सर हम झूठ नहीं बोल रहे सर, हमने कुछ भी नहीं किया सर। कैश और जेवर कहाँ रखे हैं? जेवर तो बेच दिए होंगे अब तक। पहले तो सिर्फ हमारे लेडीज ग्रुप में ही अफवाह थी कि हम ही ने सब करवाया है। अब आप भी अफवाहों को सच मानने लग गए। बात को घुमा मत। तुझे पहले दिन से पता है कि ये काम तेरे देवर दिवाकर का है? पता नहीं था, बस डर था, जैसे हमारे पति को भी था मैडम। हम साफ कह रहे हैं, दिवाकर ऐसा कर ही नहीं सकता, और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं था। क्यों? अफेयर नहीं था तेरा रामानुज के साथ? सिर्फ धुआं था मैडम, कोई आग नहीं थी। बिना धुएं के भी आग होती है ललिता, जब रिश्ते छुपके निभाए जाते हैं। हमने कुछ नहीं छुपाया मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, हम रामानुज को पहले से पसंद करते थे, उसकी और हमारी शादी होने के काफी पहले से, लेकिन उसने आगे होकर कभी इस बात का इजहार नहीं किया। हम भी चुप रहे। बस फिर किस्मत ने हमें एक बार फिर से यहाँ मिला दिया। ये जो किस्मत का नाम ले रही हो, वो साजिश थी क्या? रामानुज ही लाया था ना तुम्हारे लिए रिश्ता धनीराम का? हाँ मैडम, लेकिन उसका कोई छुपा हुआ मकसद नहीं था। वो तो हम ही खुश हो गए थे कि रामानुज के पड़ोस में रहेंगे, उसे रोज देख सकेंगे, उससे बात कर सकेंगे। हम कसम खा के कहते हैं मैडम, हमारे बीच कोई नाजायज छुपाने जैसा रिश्ता नहीं था। पर साधना को ये बात कभी समझ ही नहीं आती कि बिना आग का धुआं ही था मैडम। हम फिर कह रहे हैं, दिवाकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस केस की हकीकत यहीं कहीं छुपी हुई थी, शालिनी नेगी के घर के आसपास, और इस हकीकत तक पहुंचने में अभी देर थी। दिवाकर के खिलाफ हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उस एंगल को आगे बढ़ाता।
ठीक उसी तरह पुरुषोत्तम के खिलाफ भी हमारे हाथ कुछ नहीं आए। इस केस की तहकीकात के दौरान हमारा ध्यान हमारे ही जिले धनबाद के कोशी गांव में हुए एक केस पर लाया गया। इस केस की डिटेल्स हमें हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स ने दी। जैन सर। जैन। अरविंद, तुम्हारे कैरीगंज केस का क्या स्टेटस है? सर, ट्रिपल मर्डर और रेप केस। हाँ, वही तिवारी फैमिली। सर, 2 संदिग्ध हैं। पहला है विक्टिम रामानुज का बड़ा भाई पुरुषोत्तम और दूसरा उसका पड़ोसी दिवाकर। पर सर सच कहूँ तो दोनों ही सस्पेक्ट्स पर हम अभी तक कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाए। अरविंद, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई है। हेडलाइन है, क्या कैरीगंज कांड की केस फाइल कोशी गांव डबल मर्डर केस की तरह धूल चाटेगी? सर, कोशी गांव डबल मर्डर केस? हाँ, 2017 का केस है। एक जवान लड़की और उसकी मां को उनके घर के अंदर कत्ल कर दिया गया था। जुलाई 2017 में धनबाद जिले के कोशी गांव में निर्मला महतो को उसके घर में मार डाला गया। वार उसके सर पर किया गया था। साथ ही उसकी बेटी कशिश महतो को मारा गया और उसका बलात्कार भी किया गया। देखो, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल ने तुम्हारे और इस अनसुलझे कोशी गांव डबल मर्डर केस के बीच में कुछ समानताएं हाईलाइट की हैं कि दोनों हत्या और रेप केस थे और दोनों अनसुलझे रहे। लेकिन मैंने जब दोनों केसेस की फाइल्स पढ़ी तो मुझे इसके अलावा भी कुछ समानताएं नजर आईं। जैसे कि सर? निर्मला और कशिश दोनों फावड़े से मारे गए और ये फावड़ा उनके घर के अंदर ही था। तुम्हारे केस में रामानुज, साधना, कृष्णा और दर्पण सभी पर हथौड़े से वार हुआ और ये हथौड़ा क्राइम सीन के पास था। यानी दोनों केसेस में हत्यारा अपने साथ कोई हथियार नहीं लाया था। और इधर कशिश का रेप हुआ और उधर तुम्हारे केस में साधना का। और शायद दोनों केसेस में रेप वार करने के बाद हुआ बेहोशी की हालत में। सर, अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं कि दोनों केसेस में कातिल एक ही है तो क्या मैं दोनों केसेस को एक साथ इन्वेस्टिगेट करूं? हाँ, इस कोशी गांव केस में मुख्य संदिग्ध था कशिश का भाई, निर्मला का बेटा सुधांशु महतो। देखो, किसी रिपोर्टर ने बस एक पॉइंट उठाया है, लेकिन मुझे लगता है सीरियसली इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जरूर कोई कनेक्शन बनेगा। बिल्कुल सर, मैं कोशी गांव थाने से उनके इस केस की डिटेल पता करता हूं। 3 संभावनाएं हैं सर। हमारे सस्पेक्ट्स पुरुषोत्तम और दिवाकर और वहाँ के सस्पेक्ट सुधांशु महतो। अब या तो इन तीनों में से कोई भी एक मुजरिम है इन दोनों केसेस का, या फिर ये तीनों ही शामिल हैं इन दोनों केसेस में, या फिर इन तीनों का इन दोनों केसेस से कोई भी ताल्लुक नहीं। पहले जो समानताएं एसपी साहब ने पॉइंट आउट की हैं उन्हें स्टडी करते हैं, उसके बाद सस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। लेकिन किसी भी सस्पेक्ट या निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। शायद ये निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी ही हमारी इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी खामी रही। कैरीगंज ट्रिपल मर्डर और रेप केस के दोनों मुख्य संदिग्ध पुरुषोत्तम तिवारी और दिवाकर गुप्ता के खिलाफ कुछ भी ठोस हमारे हाथ में नहीं था, ना कोई लीड थी। हमने उन्हें हिरासत से रिहा तो कर दिया था पर उन्हें क्लीन चिट नहीं दी थी। अब हम 2017 के कोशी गांव डबल मर्डर केस को स्टडी करने जा रहे थे, हमारे केस के साथ जुड़ने वाली कड़ी ढूंढने के लिए। सुधांशु महतो उस वक्त भी मुख्य संदिग्ध था, आज भी मुख्य संदिग्ध है। सुधांशु कशिश का भाई है, तो क्या उसी ने अपनी मां और बहन को मार डाला? उसका बयान बड़ा ही अजीब था, शक करने की काफी गुंजाइश थी। 14 जुलाई को सुधांशु कोशी गांव से धनबाद के लिए निकलता है काम की तलाश में, और 15 को ही दोपहर में कोशी गांव लौटता है। कत्ल 14 जुलाई की रात को होते हैं, जिस रात सुधांशु के हिसाब से वो धनबाद में था। हमें झूठ की बू आने लगती है, और फिर जब घर के दरवाजे पर दिए गए दस्तक का कोई जवाब नहीं आता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं। वो बड़े आराम से अपने दोस्त पप्पू परदेसी के घर जाता है, चाय पीता है, गप्पे लड़ाता है। और सुधांशु का बाप लाल बहादुर महतो, वो भी उसी शाम को वापस लौटता है पास के गांव से, जहां वो मजदूरी करता है।
और मामला तब और अजीब हो जाता है जब सुधांशु अपनी बहन कशिश के मोबाइल नंबर को ट्राई करता है, फोन नहीं लगता, वो आराम से बैठ जाता है। ये नहीं कि जाकर देखे जहां कशिश काम करती है कि आखिर माजरा है क्या। और वो एक बार भी ये नहीं सोचता है कि घर के बाहर ताला तो है नहीं, तो कहाँ गए माँ और बहन, जबकि वो जानता था कि बाप तो घर पे है नहीं। साहब हमें ऐसा लगा ही नहीं कि अम्मा और कशिश के साथ कुछ गलत हुआ होगा। चलो ठीक, कोई ऐसा नहीं सोचता, लेकिन जब घर पे ताला नहीं लगा था, तूने खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया, तो तू पीछे से क्यों नहीं गया देखने? तू सिर्फ तब गया जब तेरा बाप आया। साहब हम कह तो रहे हैं, हमें लगा ही नहीं कि कुछ गलत हुआ होगा। शाम को भी सब कुछ वैसा ही था, तब बापू के साथ पीछे से जाकर देखा हमने। कातिल घर में पीछे के दरवाजे से घुसा, कुंडी तोड़कर? हाँ, सुधांशु और लाल बहादुर के स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने ये सब शाम को पाया। सुधांशु दोपहर में जब घर आया था तो घर के पीछे की तरफ नहीं गया था। अम्मा! कशिश! अम्मा! बापू कुछ गड़बड़ लगती है। दोपहर में भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। ये कशिश का फोन दोपहर में भी बंद आ रहा था और अभी भी बंद है। तुम्हारी अम्मा सो रही होगी, चलो पीछे से आवाज देते हैं। निर्मला! ए कशिश! पता नहीं कहाँ गई। अरे तुम दोपहर में यहाँ आकर देखे नहीं? नहीं बापू, सूझा ही नहीं ना। बापू! हम कल धनबाद गए थे साहब, आज दोपहर ही लौटे हैं। और लाल बहादुर तुम भी यहाँ नहीं थे? हम 4 दिन यहाँ नहीं थे, बगल वाले गांव देरपुर गए थे साहब। ये अलमारी खुली हुई है, क्या क्या गायब है? सब कुछ 5-1 हजार रुपया, कशिश की कान की बालियां, कंगन और एक गले की चैन, सब गायब है साहब। सोने की थी? कशिश को खूब शौक था साहब, उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाई थी। कुल मिलाकर ये लूट कितने की होगी? कैश और गहने मिलाकर लगभग 30-40 हजार की। और ये जो कशिश की मोबाइल शॉप में जॉब थी, वो रेगुलर थी? हाँ, 3 साल से काम कर रही थी और ठीक ठाक कमा भी लेती थी, लेकिन कशिश उस दिन काम पर नहीं गई थी। सर वैसे बिना बताए तो कभी छुट्टी नहीं लेती थी कशिश। कल जब नहीं आई तो हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। दिन में भी 2 बार ट्राई किया, फिर बंद। फिर हमने छोड़ दिया कि कहीं घूमने घामने गई होगी। कशिश अकेले तो नहीं घूमने गई होगी ना राजीव? वो उसका निजी मामला है, हम क्या बताएं कि किसके साथ घूमने गई होगी। 3 साल से तुम्हारे यहाँ काम करती, कुछ तो पता होगा ना कि कौन उससे मिलने आता है, वो किसके साथ जाती थी। सर हम तो यही कह पाएंगे कि कशिश अपने काम में बहुत अच्छी थी, सब कस्टमरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि बेचारी कशिश और उसकी माँ को ऐसे क्यों और किसने मारा। सिर्फ मारा ही नहीं है, कशिश के साथ रेप भी हुआ। मौत की टाइमिंग आप परसों रात को पकड़ लो। 14 की रात को? हाँ, 2 मजबूत वार हुए हैं, शायद फावड़े के कुंद के हिस्से से। कशिश का सलवार निकाला गया था, लाश के पास में ही पड़ा था। सेक्सुअल असॉल्ट के निशान जरूर मिले हैं, पर किसी भी प्रकार के झड़प के निशान नहीं है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि पहले ही वार में ये बेहोश थी, फिर हत्यारे ने इसका रेप किया और दोबारा इस पे वार करके इसे मार डाला। हमारा मुख्य संदिग्ध इसका भाई है, सगा भाई। सगा भाई रेप करेगा? होने को तो हो सकता है, बट ये भी तो हो सकता है कि इस काम के लिए किसी और को भेजा हो और उसने अपनी हवस पूरी कर ली हो। प्रधान, हमारे ट्रिपल मर्डर केस और तुम्हारे डबल मर्डर केस में बड़ी विचित्र सी समानता है। कशिश के रेप में किसी झड़प के निशान नहीं मिले और हमारे केस में भी विक्टिम साधना की तरफ से कोई विरोध नहीं दिखता है। हाँ, रेप के निशान जरूर है। यू आर करेक्ट, रेप हुआ है। इसके हाथों पर, खासकर इसके नाखूनों में झड़प की कोई निशानी नहीं मिली। हो सकता है कि रेप के वक्त ये होश में नहीं हो। दोनों ही केसेस में घर के पीछे के दरवाजे से एंट्री होती है, कुंडी तोड़कर। हमारे केस में विक्टिम साधना तिवारी एक महिला ग्रुप की अध्यक्षा थी। उसके पास काफी जेवर और कैश था जो चुराया गया। और आपके केस में भी कशिश की गोल्ड ज्वेलरी और कैश चुराया गया।
प्रधान, हमारे केस में विक्टिम रामानुज का अपने बड़े भाई पुरुषोत्तम के साथ प्रॉपर्टी को लेकर लंबे अरसे से डिस्प्यूट चला था। तुम्हारे केस में तुम्हें सुधांशु के खिलाफ कोई और ठोस सबूत मिला सिवाय उसके उस दिन के अजीब बर्ताव के, जिस दिन वो डेड बॉडीज मिली? अरविंद, दरअसल हमें कशिश के बारे में कुछ पता चला कि वो जो महंगे जेवर बनवाकर पहनती थी वो उसकी आमदनी से परे थे। मतलब कोई बॉयफ्रेंड गिफ्ट कर रहा था? बॉयफ्रेंड्स एक नहीं, बहुत से। इससे फोन लेंगे? ऐसे कैसे? एक कवर भी लीजिए। कशिश के कॉल रिकॉर्ड से हमें 124 अलग अलग नंबर्स मिले। हमने सभी से पूछताछ की और सब के सब उसके बॉयफ्रेंड्स थे। और सभी ने कबूल किया कि उनके कशिश के साथ में फिजिकल रिलेशंस थे। तो मतलब सुधांशु ने जो मर्डर किया उसके पीछे उसका मकसद था उसकी बहन के ये फिजिकल रिलेशंस? उसने गुस्से या शर्म इतना बड़ा कांड किया? कशिश का बाप तो लगातार ना बोलता रहा, लेकिन सुधांशु के धनबाद से लौटने के बाद से उसके अजीब से बर्ताव को देखकर हमने उस पर शक किया। हमें तो ये सब पता नहीं था ना साहब, हम तो बस सुधांशु के साथ बातें करने बैठे थे और चाय पे चाय चल रही थी बस। पप्पू परदेसी, ऐसी कौन सी दिलचस्प बातें हो रही थी चाय पर? यही कि कैसे तूने माँ बेटी को मार डाला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे पास सबूत है साले कि सुधांशु के कहने पर तूने उसकी माँ और बहन को मार डाला, घर से पैसे चुराए, कशिश के बदन से जेवर उतारे और फिर कशिश का सलवार भी। नहीं साहब, आप हमें इस केस में ना फंसाइए। और सुधांशु ने हमें नहीं भेजा था वहां पर। किसे भेजा था उसने? साहब हम नहीं जानते, कसम से नहीं जानते हम। कशिश के अफेयर्स के बारे में नहीं पता था तुझे? कोई अफेयर नहीं था हमारी बहन का साहब, ये सब झूठ बकवास बोल रहे हैं लोग। हमारी कशिश एक सीधी मेहनती लड़की थी। बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता है, और हम सबूत की बिना पर बात कर रहे हैं। तेरी बहन के अफेयर्स थे और उसका कत्ल हुआ है, और तेरी माँ शायद इसलिए मारी गई क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी, और जिसने भी कशिश का कत्ल किया है उसने कशिश का रेप भी किया। अब तू बता, किसे भेजा था तूने? हमने किसी को नहीं भेजा सर। हमारा शक सिर्फ सुधांशु पर ही था, और वो था कि बार बार मना करे जा रहा था। हमने कोर्ट से सुधांशु के ब्रेन मैपिंग की परमिशन हासिल की। हम पक्का थे कि इससे पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है। तो क्या सुधांशु झूठ बोल रहा था? सुधांशु महतो, बैठो। रिलैक्स सुधांशु, डरने की कोई जरूरत नहीं। एज पर प्रोसीजर हमने फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट नवीन को हमारा वर्जन बता दिया था। हम 14 जुलाई को धनबाद गए थे काम से। उसके बाद नवीन ने सुधांशु से उसका स्टेटमेंट लिया था। ठीक है सुधांशु, अब तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा, वहां आराम से बैठना। कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, उसे आंखें बंद करके शांति से सुनना। तुम्हारा नाम सुधांशु महतो है? सुधांशु, 15 जुलाई को जब तुम अपने घर गए थे, तुमने अपने मन में सोच लिया था कि तुम अपनी बहन कशिश को मार डालोगे। सुधांशु के स्टेटमेंट के अनुसार नवीन ने उसे कुछ बातें रिकॉर्डिंग करके सुनाई। उसमें सुधांशु पर आरोप लगाया गया और उसे निर्दोष भी बताया गया। इन बातों पर उसके ब्रेन के रिएक्शंस को नोट किया गया। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का रिजल्ट क्या है? उसमें से तो ये बच निकला, क्लीन रिपोर्ट थी। आपके इस डबल मर्डर केस में सुधांशु का कत्ल करने का मकसद कशिश के अफेयर्स होंगे, ऐसा आपने कंक्लूड किया था। क्या सुधांशु की उसकी माँ और बाप से कोई अनबन थी? माँ और बाप की आपस में कोई अनबन, या बाप और कशिश की? नहीं, गरीब लोग हैं, उनकी आपस में कोई अनबन है ऐसा कुछ सामने नहीं आया। हमारे इस ट्रिपल मर्डर और रेप केस में बेसिकली 2 मकसद सामने आए थे। पहला ये कि भाइयों की खेत को लेकर आपस में कोई रंजिश थी, और दूसरा ये साधना को शक था कि उसके पति रामानुज का ललिता के साथ कोई अफेयर चल रहा है। सर, अगर इन दोनों केसेस के मकसदों को जोड़ें तो कहीं से भी कोई भी तालमेल बैठता ही नहीं। लेकिन दोनों क्राइम सीन्स मानो एक तरीके से एक जैसे हैं। पीछे के दरवाजे से एंट्री, किसी औजार से वार करने के बाद बलात्कार, उसके बाद हत्या, फिर पैसों और गहनों की लूट, और फिर मर्डर वेपन को वहीं क्राइम सीन के आसपास या क्राइम सीन पर छोड़ जाना।
सर दोनों ही जगहों पर, वहाँ कोशी गांव में सुधांशु महतो और यहाँ कैरीगंज में पुरुषोत्तम तिवारी और दिवाकर गुप्ता, इन सारे ही सस्पेक्ट्स के पास कुछ ना कुछ मोटिव्स हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन हमारे पास इनमें से किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरह से ये भी दोनों ही केसेस में समानता है। हो सकता है दोनों ही केसेस में जो मेन सस्पेक्ट समझे जा रहे हैं इनमें से कोई भी असली मुजरिम ना हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों केसेस में मोडस ऑपरेंडी लगभग सेम है और जुर्म भी लगभग सेम है। कहीं कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए दोनों केसेस में, अगर हत्यारा सेम है तो। मुजरिम का दोनों पीड़ित परिवारों से कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, शायद डायरेक्ट पर्सनल लेवल पर ना हो तो किसी काम से, किसी भी तरह से वहाँ कशिश से जुड़ा होना चाहिए, और यह साधना या रामानुज। पॉइंट। अगर हमें इन दोनों केसेस में कोई भी एक इंसान कॉमन मिलता है तब शायद इस केस का तोड़ हमारे हाथ में होगा। हमें उन सभी लोगों के नाम दीजिए जिनका रामानुज से पैसों का लेन देन रहा। अब हम उन सारे लोगों का पता करने में लग गए जिनके रामानुज से व्यावसायिक और निजी रिश्ते थे, किराने की दुकान से लेकर खेतों के काम तक जो उसने दूसरे किसानों को लीज पर दे रखे थे। शालिनी से भी कहा गया कि उन सारे लोगों के नाम सामने लाए जिनका साधना से काम के सिलसिले में मिलना होता था। कोशी गांव में इंस्पेक्टर प्रधान ने सुधांशु महतो से उसकी बहन कशिश के रोजमर्रा की जिंदगी के रिश्तों के बारे में पता लगाया, और साथ ही मोबाइल शॉप के मालिक राजीव जोशी से भी उन सभी क्लाइंट्स के बारे में पता लगाया गया जिनसे कशिश के बतौर सेल्स गर्ल व्यावसायिक रिश्ते थे। साथ ही हमने उन सारे 124 लोगों को खंगाला जिन्हें कशिश के बॉयफ्रेंड्स माना जा रहा था। ये सारी कोशिशें उस एक संदिग्ध को खोज निकालने के लिए की जा रही थी जो इन दोनों केसेस को जोड़ने वाली अहम कड़ी हो सकता था। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मैडम काजल कैसी है? जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। दोनों केसेस में एक भी आदमी कॉमन नहीं मिला। जी नहीं, जितने भी नाम सभी ने लिख कर दिए, एक एक से कई बार इंक्वायरी की, लेकिन एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो वहाँ कशिश या उसकी माँ निर्मला महतो की जिंदगी से और यहाँ साधना या उसके हस्बैंड रामानुज की जिंदगी दोनों से ताल्लुक रखता हो। दो 2017 में कोशी गांव में हुए डबल मर्डर केस में एक नैरेटिव, एक वर्णन उभरा जिसमें कशिश के बेशुमार अफेयर्स को इस जुर्म का मकसद माना गया, और इस केस की एक तस्वीर तैयार हुई। 2018 में अपने कैरीगंज में पहला वर्णन तैयार हुआ कि जुर्म का मकसद है रामानुज का उसके भाइयों के साथ खेत का मसला। उसके बाद दूसरा वर्णन तैयार हुआ जो था साधना का ललिता और ललिता के देवर दिवाकर के साथ झगड़ा। दोनों ही जगह से जो वर्णन उभरे, जो तस्वीरें बनी, वो दोनों केसेस के पीड़ित की अपनी ही दुनिया से जुड़े हुए थे और मेन सस्पेक्ट भी वहीं से पैदा हुआ। हमने अपना वर्णन तैयार किया, एक फ्रेम बनाया, उसमें सस्पेक्ट और उसका मकसद दोनों फिट बैठ जाते। लेकिन रामानुज, साधना और कोशी गांव की कशिश की जिंदगी से जो वर्णन उभरे, जो तस्वीरें बनी, उसमें कोई भी सस्पेक्ट फिट नहीं बैठ रहा। हमें असली मुजरिम और उसके असली मकसद का अंदेशा नहीं दे रहा। हो सकता है सर हमारे सारे नैरेटिव गलत हो। मेरा मतलब जुर्म के इर्द गिर्द जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर हकीकत से कोसों दूर हो। फिर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि कातिल कोई रैंडम अज्ञात आदमी है जिसका इन दोनों केसेस में किसी भी पीड़ित से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। सर रैंडम है, अज्ञात, फिर तो कोशी गांव या कैरीगंज में से कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं यही दोनों जगह से हो, कहीं और से भी तो हो सकता है। अगर हम इस थ्योरी को मानकर चलते हैं तो एक प्रोफाइल बनता है। वो रेपिस्ट है, लूटता है, कत्ल करता है, लेकिन कत्ल करने के लिए वेपन अपने साथ नहीं लाता, बल्कि क्राइम सीन से किसी चीज को उठाकर उसे मर्डर वेपन बनाता है।
और कत्ल करने के बाद मर्डर वेपन वहीं छोड़ देते। सर, इसके जुर्म करने का अपना एक पैटर्न है। एक ही जिले के 2 गांव में स्ट्राइक किया इसने, 2 अलग अलग सालों में। शायद पहले भी किया हो सकता है, सालों से करता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। एक काम करते हैं, हमारे धनबाद जिले में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं जिन्होंने इस तरह के क्राइम किए हैं, सबकी एक लिस्ट बनाते हैं। लेकिन क्या ये इतना चालाक है कि अपने पास फोन नहीं रखता? आज तक पकड़ा नहीं गया तो शायद हाँ चालाक है, या शायद लकी जो पकड़ा नहीं गया तो शायद अपने साथ सेलफोन भी रखता होगा। पकड़ा नहीं गया इसलिए मानकर चलते हैं कि लकी है, और ये भी मानकर चलते हैं कि अपने पास सेलफोन रखता है। तो अब हमारे पास पूरा खुला मैदान है। कोशीगांव 14 जुलाई 2017 और कैरीगंज 4 जून 2018। इन दोनों लोकेशंस पर उस रात जितने भी सेलफोन एक्टिव थे सबकी लिस्ट मंगवाते हैं और पता करते हैं कि वो कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों क्राइम सीन्स पर उस रात एक्टिव था। 1 साल का गैप है तो शायद नंबर चेंज कर लिया हो। थोड़ा लक हम भी आजमाते हैं, शायद नंबर चेंज ना किया, और अगर दूसरा सिम लिया भी है तो शायद अपने नाम पर लिया। चांस तो लेते हैं, करते हैं एक्सरसाइज। हो सकता है ये रैंडम अज्ञात किलर हमारे हाथ लग जाए। रैंडम किलर, ये बात मैंने हजारों बार कही थी इंस्पेक्टर अजीत भास्कर से कि वो लोग ऐसे आदमी का हत्यारा होने की संभावना को टटोलें, पर नहीं, मेरी दलील सुनी ही नहीं। सर, कोई राह चलता रैंडम अज्ञात क्रिमिनल हो, चोरी करने आया हो और मर्डर और रेप करके चला गया हो, जिसका हमसे या फिर जूही से कोई वास्ता ना हो, ये एंगल आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? मर्डर, रेप और लूट की साफ सुथरी तस्वीरें मेरे सामने, और तू क्या बोल रहा है? उससे आंखें हटाकर मैं किसी घास के बोरे में सुई ढूंढना शुरू कर दूं? सर, अगर वो कातिल है तो क्यों नहीं? क्योंकि कातिल तुम हो कुंदन। क्राइम सीन पे मिले सबूत और लोगों की बयान चीख चीख कर एक ही नाम ले रहे हैं, कुंदन यादव। क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें मेरे सामने, कहीं और देखने का सवाल ही नहीं उठता। 14 जुलाई 2017 की रात कोशीगांव में और 4 जून 2018 की रात को कैरीगंज में जितने भी एक्टिव नंबर्स थे सभी की स्कैनिंग पूरे जोरों से शुरू हो गई। दूसरी ओर हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट बनी और एक एक की बारीकी से पूछताछ हुई, जिसके रिकॉर्ड्स में अज्ञात खूनी के मोडस ऑपरेंडी की झलक भी दिखी, जैसे कि दरवाजा तोड़कर क्राइम सीन पर जाना। तो उसे अलग कर दिया गया और उससे कड़ी पूछताछ हुई। इन 2 जुर्मों की डिटेल्स में हम सर तक डूबे हुए थे और उस वक्त हमें भनक तक नहीं थी 2016 के केस की, जो था जूही दहिया रेप एंड मर्डर केस। जूही और मैं मेरे डिपार्टमेंट में मिले थे। वो नई नई ज्वाइन हुई थी, वो मुझे रिपोर्ट करती थी, हमारा मिलना जुलना बढ़ता गया, दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। 2013 से 2015 लगभग 2 साल हमारा रिश्ता आगे बढ़ता गया और फिर हमने शादी करने का फैसला ले लिया। ना ही हम उस लड़की से मिलेंगे ना ही उसके परिवार से। मेरी माँ दूसरी कास्ट की लड़की से शादी करने के पूरी तरह खिलाफ थी और जूही को उन्होंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। बस देखो कुंदन, जूही के पेरेंट्स को ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो मेरी माँ की रजामंदी चाहते थे। हमने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक माँ अग्री नहीं हो जाती। आखिर में माँ मान गई और उसी वक्त मेरी जॉब से बकाये की अच्छी खासी रकम एक साथ मेरे हाथ आई। उन एरियर्स के पैसों में से काफ़ी पैसे मैंने जूही के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए ताकि शादी के खर्च में कोई अड़चन ना आए। उस सुबह मैं दौड़ा दौड़ा जूही के घर जा रहा था। पिछली रात जूही ने मुझे कई कॉल किए थे, लेकिन काम के बीच में मैं उसके कॉल ले नहीं पाया था। जब टाइम मिला कॉल बैक किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं जूही के घर का दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था, तो जूही दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। मुझे टेंशन होने लगी। दरवाजे पर भी बाहर से ताला नहीं लगा था। मैं तभी जूही के मकान मालिक वासुदेव जी के घर गया। वो जब आए तो मैं उनके साथ जूही के घर के पीछे की तरफ गया। जूही, 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 जूही की लाश देखकर मैं टूट गया पूरी तरह। उस वक्त एक बार भी मुझे ख्याल नहीं आया कि इस भयंकर कांड के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, मेरी जूही के मर्डर के लिए।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे और जूही के बीच 6 महीने से जो कपल्स वाली टेंशन चल रही थी वो इतनी बुरी तरह मेरे खिलाफ जाएगी। जूही के मर्डर के 3 दिन बाद मुझे जेल में डाला गया और फिर मैं जेल में ही रहा। इस दौरान मेरी पीठ पीछे काफ़ी कुछ हुआ जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। तेरी जमानत की अर्जी फिर खारिज कर दी कोर्ट ने। माँ, आप तो हम पे शक नहीं करती ना? ये भी कोई सवाल है बेटा? लेकिन पुलिस कह रही थी तुम उन्हें उस जगह ले गए थे जहां पे तूने जूही का मोबाइल फेंका और हथियार भी। क्या माँ, सरासर झूठ बोल रहे हैं वो लोग। जब से गिरफ्तार हुए यहाँ से बाहर ही नहीं निकले हम। कोर्ट में उन्होंने तुम्हारा बयान जमा किया है, दस्तखत है तुम्हारे। माँ, हमें मार मार कर कोरे कागज पे हमसे साइन लिए उन्होंने। हमारे जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया जा रहा है हमें। हाँ, आप भी कुछ करिए ना, हमें बाहर निकालिए यहाँ से। कैरीगंज के रामानुज तिवारी, साधना और कृष्णा तिवारी के ट्रिपल मर्डर केस के तकरीबन 2 हफ्ते पहले कुंदन यादव को जमानत मिली। पूरे 2 साल बाद उसने जेल के बाहर कदम रखा था, पर उस वक्त हमें जूही दहिया रेप और मर्डर केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आगे चलकर हम उस केस तक पहुंचने वाले थे। बहरहाल कोशीगांव और कैरीगंज के सेल टावर्स डंप डाटा से कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था और ना ही जिले की हिस्ट्री शीटर्स की स्कैनिंग से कुछ हाथ लग रहा था। इस रैंडम किलर की थ्योरी पे आगे जाने के लिए हमें कोई और ही डेफिनेट दिशा चाहिए ताकि हम उस तक पहुंच सकें। इस रैंडम किलर के और क्या लक्षण हो सकते हैं? 2017 के कशिश और निर्मला महतो मर्डर केस में वो पकड़ा नहीं गया। हमारे ट्रिपल मर्डर केस और रेप केस में भी पकड़ा नहीं गया। मानकर चलते हैं कि शायद वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया, इसलिए किसी भी हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में वो शामिल ही नहीं हुआ होगा। इट मीन्स उसने अब तक जितने भी जुर्म किए हैं वो कभी नहीं पकड़ा गया। आराम से जी रहा है, यहाँ लूट वहाँ लूट, वहाँ कोशीगांव में लगभग 40,000 की और यहाँ कैरीगंज में लाखों की। और उन लूट के पैसों से अब शायद ऐश भी कर रहा होगा। शायद ऐश अकेला ना करता, दोस्तों के साथ ऐश करता, उन्हें दारू वारू पिलाता। तो हो सकता है सर उसने नशे में अपने किसी न किसी दोस्त को कुछ ना कुछ बताया हो इस मर्डर के बारे में। लेकिन हमारे खबरी तो इस जिले के हर गांव में एक्टिव है, शराब के ठेकों पर, जुए के अड्डों पर, रेड लाइट एरियाज पर। अगर ऐसी कोई भी खबर होती तो हम तक पहुंच चुकी होती। राइट, पहुंच जाते। तो मतलब उस आदमी ने अब तक किसी को कुछ नहीं बताया होगा। हो सकता है सर उसके दोस्त भी शामिल होंगे इस लूट में, इसलिए मुंह बंद करके रखा हुआ है। मुझे डाउट है सर कि ऐसा आदमी सिर्फ ये 2 कांड करके बैठा होगा। इसने और भी जुर्म किए होंगे पर ये रडार में नहीं आया। लेकिन इतना तो है सर, इस जुर्म से उसने पैसे काफी कमाए होंगे और अब उन पैसों को उड़ा भी रहा होगा। इसका मतलब है कि ये आदमी अपनी औकात से ऊपर जीता है। इट मीन्स इसकी आमदनी और खर्चे में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो बहुत फैला हुआ दायरा। ऐसा आदमी ढूंढने जाएंगे तो एक नहीं कई मिल जाएंगे। चुपचाप पूरे जिले के ऐसे लोगों को रडार में लेते हैं जिनकी आमदनी तो है 4 आना और खर्चा है रुपया। हो सकता है कि ये रैंडम किलर हमें इन्हीं लोगों में से मिल जाए। हम सिर्फ एक ब्लाइंड चांस नहीं ले रहे थे, बल्कि एक ऐसी खोज पर निकल पड़े थे जिसका आधार बिल्कुल हल्का था। हमें नहीं पता था कि इससे कोई ठोस रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। आमदनी के परे खर्च करने वालों की खोज, या उस एक आदमी की खोज जो लूटे गए कैश और गहनों से ऐश कर रहा था। उसके लिए हमें जिले के हर एक आदमी की निजी जिंदगी में झांकना था, उनमें से हमारे टारगेट को ढूंढ निकालना था। इस खोज में ऐसा भी हो सकता था कि हमारे खबरी खुद मुजरिम से ही बात कर रहे हैं और उनको पता ही ना। हम हर दूसरे आदमी से हर तीसरे के बारे में पता कर रहे थे और तीसरे से दूसरे के बारे में, और करते करते पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके, पूरे जिले के लोगों से बात हो रही थी। ऐसी कई आमदनी से परे खर्च करने वालों की प्रोफाइल्स उभर कर आई, लेकिन उनमें से एक थी जो हमारी नजर में आ गई। गुलशन मुंडा नाम है इसका, अमरपुर का है। 4 दिन पहले बेटे का बाप बना है। खर्चा आमदनी से ज्यादा करता है, क्या तो रहा है गुरु? इसके अलावा और ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें लगा कि हमें इसको टारगेट करना चाहिए? सर गुरु कह रहा है कि ये काम तो पेड़ पौधे लगाने का करता है, पर इसका खर्चा इसकी आमदनी से ज्यादा है। इसके बारे में और जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये अपने दोस्तों को विलायती पिलाता है, वो भी रेगुलर।
सर पेड़ पौधे लगाने वाला दिन में मुश्किल से 250-300 कमाता है, और ये बंदा 100 रुपए की तो टिप ही दे देता है। अंबरपुर में अपना एक आदमी लगाओ, 24 घंटे इस पर नजर रखने की कहो। पता करो कि कैरीगंज और कोशी गांव से इसका क्या कनेक्शन निकलता है। कुछ ठोस हाथ लगे तभी उठाना, वक्त से पहले उठाएंगे तो उसे बातें घुमाने का मौका मिल जाएगा। रांची से गुलशन मुंडा की हिस्ट्री मिली है सर। ये ओरिजिनली वहीं से बिलोंग करता है और 6 साल पहले 2 रॉबरी केसेस में अंदर भी हुआ था। नीरज, क्या यही है हमारा असली मुजरिम? सर, ये गुलशन मुंडा शालिनी का किराएदार था। पिछले साल था सर। वो और उसकी बीवी काजल दोनों हमारे दूसरे घर पर किराए पर रहते थे। तो फिर ये रामानुज और साधना को भी जानता होगा? जानता होगा सर। जब भी हमारी लेडीज ग्रुप की मीटिंग होती थी तब उसकी साधना से बातचीत भी होती थी। और हाँ, साधना उसकी बीवी काजल को भी जानती थी। इतनी अहम जानकारी के बाद भी हमने गुलशन मुंडा को उठाया नहीं, बस उस पर नजर रखी, कड़ी बारीकी की नजर। सब बताओ तो, कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? हमने चुपचाप गुलशन के सबसे करीबी दोस्त राजू निषाद को उठा लिया। हमें गुलशन के खिलाफ जितने हो सके उतने ठोस सबूत चाहिए थे। साहब, हम चोरी नहीं किए हैं साहब, और ना ही हम चोरी का कमाई का पीते हैं। ये क्या बोल रहे हो साहब? साहब, हम अंबरपुर फर्नीचर फैक्ट्री के ना छोटे से कारीगर हैं। तू नहीं, तेरा दोस्त गुलशन मुंडा, जो तुझे और प्रशांत को लगभग रोज पिलाता, वो भी विलायती। इतने पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास? तू फोकट की पीता है ठीक है, लेकिन अगर मुंह नहीं खोलेगा ना तो फोकट की सजा भी काटेगा, समझा? पता नहीं कैसे, लेकिन साहब गुलशन के पास बहुत सारे पैसे आते हैं। पेड़ पौधे का काम करता है ना वो, तो पैसे उगाता है या पैसों के पेड़ लगाता है? देख राजू, सीधी तरह से बता दे उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। बोल। साहब, हम कह रहे हैं ना, हमको नहीं पता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करते हैं, इसकी अच्छी तरह से हाथ पैर तोड़ते हैं, उसके बाद ही बोलेगा। शुरू करो। हवलदार साहब 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 बताते हैं साहब। हम माई कसम खा के कहते हैं साहब कि हमको बिल्कुल नहीं पता है कि वो पैसा कहाँ से लेके आता है, लेकिन साहब उसके पास बहुत सारे गहने भी हैं। तूने देखा? साहब, हमने बेचा भी है। कैसे? साहब, वो कहा है कि उसका बीबी अस्पताल में था, उसको लड़का हुआ था, तो उसने हमको 2 सोने का कंगन दिया था और 1 मंगलसूत्र भी दिया था। बोला इसे रांची में बेच दे। रांची में कहाँ? साहब, हमें सच में आइडिया नहीं था कि ये माल चोरी का हो सकता है, वरना हम लेते ही नहीं। ये तो साधना के है। किसके पास मिला आपको ये? किसने किया ये कांड? ये ले कल्पना, 20,000 है। 6 महीने बाद 25 लौटाएगी तू। गुलशन मुंडा, चल। कहाँ सर? क्यों? थाने बात करनी थी सर। तो यहाँ बात कीजिए ना सर। अरे साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हुआ सर? बात तो बताइए। बात तो बताइए सर, क्या बात है? अरे सर रुकिए तो। गुलशन मुंडा, तेरा तो खात्मा। जा। अरे रुकिए तो। 14 जुलाई 2017 को तुमने कोशी गांव की कशिश और उसकी मां निर्मला महतो का कत्ल किया, कशिश का रेप किया और घर लूटा। 4 जून 2018 को कैरीगंज के रामानुज तिवारी और उसकी पत्नी साधना और बेटे कृष्णा का कत्ल किया। साधना का रेप किया और घर लूटा, लेकिन उनका बड़ा बेटा दर्पण वो बच गया और तुझे पहचान लिया। और जो जेवर तूने तेरे दोस्त राजू के हाथों बिकवाए थे वो भी बरामद हुए हैं।
थोड़ी सी पिटाई से ही काम चल गया। पहले पूरी तरह मना करने वाले गुलशन ने दोनों केसेस में अपना जुर्म कबूल कर लिया। हम वहाँ अलग अलग होटलों में उनके गार्डन संभालते थे और ये कशिश जो थी अलग अलग लौंडों के साथ आती थी, हर बार अलग। सर वो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई थी, मतलब बैठ गई थी। और ये साधना जो थी उसको भी हम कई बार देखे थे। हमारी मकान मालकिन जो शालिनी जी थी उनके घर पे देखे थे, वो भी ऐसे दिमाग में बैठ गई थी सर। एक बार जो बैठ गई ना सर, फिर उसका बार बार ख्याल आता है, मतलब दिखाई भी देने लगती है ऐसे सामने, जैसे आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं वैसे। ये पागलों वाली हरकत बंद कर और सीधा सीधा जवाब दे। जब तू कशिश के घर में घुसा तुझे पहले से पता था कि उसका भाई सुधांशु और पिता घर पर नहीं है? उसके बाप को तो सर हमने कभी देखा ही नहीं था। पहले भी 2-4 दफा जब झांका था तो उसका भाई होता था। उस रात जब झांका तो कोई नहीं था, वो थी और बुढ़िया थी। गुलशन मुंडा को क्राइम सीन पर ले जाया गया, जहां उसने एग्जैक्ट तरीका बताया कि वो कशिश के घर में किस तरह घुसा था। अंदर कहां से घुसा था? इधर से सर। ये कुंडी का ना स्क्रू ढीला था, जोर से धक्का दिए खुल गया। चल दिखा कैसे किए। सर हम यहां से फावड़ा उठाए थे। फिर किसको पहले मारा? माँ को पहले मारा कि कशिश को? बोल, किसको पहले मारा? सर हम वहाँ यहाँ कशिश के साथ सो रहे थे और नींद में उससे प्यार कर रहे थे। इतने में बुढ़िया उठ के वहां से फिर फावड़ा उठाया, मारा धाड़ से। फिर कशिश भी उठ गई, उसको ही मारा धाड़। फिर बेहोशी की हालत में कशिश के साथ बलात्कार किया। अबे वापस उसे मार दिया फावड़े से। हम गुलशन को कायरीगंज ले गए रामानुज तिवारी के घर और उससे पूरे जुर्म की रिक्रिएशन करवाई। सर यहाँ पर कुछ मिस्त्री काम कर रहे थे तो उनका औजार टूट गया था। बेहोश कर दिया उसे, फिर रामानुज को मार डाला, फिर साधना के साथ बलात्कार किया। गुलशन साफ मना करता रहा कि इन 2 जुर्मों के अलावा उसने और कोई जुर्म नहीं किया। हमारे बार बार पूछने पर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। गुलशन झूठ बोल रहा। वो 2 साल जो मैंने जेल में काटे, तब अक्सर बिल्कुल ही निराश हो जाता, डिप्रेस्ड, एकदम डिप्रेस्ड। ख्याल आता कि अब जिंदा रहने का क्या मतलब है। करियर खराब, नाम खराब, मर ही जाना बेहतर है। और अब जब बेल हुई है तब भी कुछ बदला नहीं है। मैं अब भी आरोपी हूँ, संदिग्ध नहीं, आरोपी, अक्यूज्ड।
कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा वो 2017 का कोशीगांव और 2018 का कैरीगंज का केस है, उसका हत्यारा पकड़ा गया। उस हत्यारे ने जिस प्रकार मर्डर्स किए हैं उसे देखकर आपको ऐसे नहीं लगता कि जूही दहिया हत्या केस में भी इसी का हाथ हो सकता है? जूही दहिया हत्या केस 2016 का केस है। जूही दहिया को भी उसके घर में मार डाला गया और उस केस में भी हत्यारा घर के पीछे के दरवाजे से घुसा था। ओह हाँ, उसमें तो वो लड़की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करती थी, लेकिन उसमें तो उसका मंगेतर कन्विक्ट हुआ था। हम उस मंगेतर कुंदन यादव की माँ है, सावित्री यादव। 2 साल बिना जमानत के जेल काटी है हमारे बेटे ने। कुंदन ने जूही को नहीं मारा था और जूही का केस इन दोनों केस की तरह है। हम विनती करते हैं आपसे, कुछ कीजिए इस बारे में। कुंदन जूही से प्यार करता था, उससे शादी करने वाला था, उसको बुरी तरह फंसाया गया है। हम हाथ जोड़ते हैं, इकलौता बेटा है हमारा और निर्दोष है, कुछ कीजिए इस बारे में। जूही दहिया, धौलकापुर, 19 जून 2016। जूही के मकान मालिक वसुदेव, जो होमगार्ड में काम करते हैं, जिनका बगीचा तू संभालता था, उन्होंने तुझे पहचान लिया। अब पौधों की तरह तेरी कटाई शुरू करें। सर, अरविंद बोल रहा हूँ। यस अरविंद। सर, गुलशन मुंडा ने जूही दहिया का मर्डर और रेप कबूल कर लिया। बाकी दोनों केसेस की तरह? जी सर, सेम मॉडस ऑपरेंडी। ये हम लोग कैसे मिस कर गए? कैसे अरविंद? आपको पता तो चल ही गया होगा सर। हाँ, उसने कबूल किया है, हम देख रहे हैं। 2 साल पहले देख लेते, ईमानदारी से देख लेते तो बेटर था ना सर। देख, अभी सिर्फ उसका कबूलनामा आया है, कुछ भी क्लियर नहीं है, री इन्वेस्टिगेट होगा। सर, आपने क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स लिए ही नहीं थे, आपकी चार्जशीट में उसका जिक्र तक नहीं है। भास्कर सर, आप चूक गए, इसलिए हमको बेल मिल गई, वरना आपने तो फांसी पे चढ़ाई देना था हमको। मैंने कहा ना कि हम केस की री इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है? ठीक है सर, किसे दिलासा दे रहे हैं आप? हमें हमारी जिंदगी के 2 साल चाहिए, दे सकेंगे आप? सर जाइए, पहले इन लोगों के स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेट कीजिए, जिनके बलबूते पे आपने अनुमान लगा लिया हमारे और जूही के बारे में, और एक तस्वीर बनी हमारे कातिल होने की। अगर आप उस वक्त जूही के कातिल को पकड़ लेते तो आज कोसी गांव और कैरीगंज में रेप हत्याकांड होते ही नहीं। सर, आपकी ये री इन्वेस्टिगेशन उनको जिंदा कर सकती है, उनकी जिंदगी वापस लौटा सकते हो आप। देख, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता कुंदन। हमसे झूठा कन्फेशन लेटर लिखवाया, फिर मार मार के हमसे उस पर साइन कराया, और कोर्ट में ये बोला कि आप हमें वो सारी जगह लेके गए जहां पर एविडेंस मिले हैं। सर, आपको भी पता है और हमें भी पता है, हमने जेल से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला था, और अब ये री इन्वेस्टिगेशन करके आप क्या कर लेंगे? ऐसा देख, 1000 बार मैंने कहा और कहूं 1000 बार कि केस की री इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिलहाल के लिए यही स्टेटस है। गुलशन मुंडा पर कशिश महतो और साधना तिवारी के बलात्कार और कत्ल, और निर्मला महतो, रामानुज तिवारी और कृष्णा तिवारी के कत्ल के चार्जेस लगे। जूही दहिया मर्डर और रेप केस की री इन्वेस्टिगेशन एक नई टीम करेगी। उसके बाद गुलशन मुंडा पर जूही दहिया के रेप और मर्डर के चार्जेस भी लगाए जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।